Hello friends, welcome to your next lecture of CA Intermediate Economics for Finance. Economics for Finance जो आपका 40 मार्क्स का पार्ट है पेपर 8 में, उसके लिए हम ये सारे सेशंस देख रहे हैं. ऑलरेडी 2 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं. जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का पहला यूनिट है आपका नेशनल इनकम, और ये पर्टिकुलर यूनिट के बारे में हम देख रहे हैं जिसके सारे बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं. वन बाय वन हमने बहुत सारे बेसिक डिस्कशंस देखे हुए हैं. ये सारे पार्ट आपके यूट्यूब, हमारा यूट्यूब चैनल है एनरिच नॉलेज, इसके ऊपर पब्लिश किए जा रहे हैं. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. सो नेशनल इनकम में कल के तक के सेशन में हमने पहले दोनों सेशंस में काफी सारा बेसिक्स देखा है. आज बेसिक डिस्कशन में आखिरी डिस्कशन होगा रिलेटेड टू फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, और उसके बाद फिर ये जो नोट्स है, इसके नोट्स का लिंक पिछले 2 लिंक के नीचे भी अवेलेबल था. इस लेक्चर के लिंक के नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहां पे इसका लिंक अवेलेबल रहेगा, वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. तो आज वो बेसिक डिस्कशन होने के बाद हमें नोट्स का काम पड़ सकता है. ये रेफरेंस के लिए टेम्पररी आप प्रिंट भी निकाल सकते हो या सामने रखा सॉफ्ट कॉपी में तो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बेसिक का ये आखिरी डिस्कशन बहुत अच्छे से सुनना है. कल के पिछले दोनों सेशंस का बेसिक अच्छे से याद रखना है, और जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप रियलाइज करोगे कि जो भी बेसिक हमने देखा था वही सारा के सारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, नथिंग एल्स. इवन ये सारे बेसिक कंसेप्ट होने के बाद इलस्ट्रेशंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस, जो इसी नोट्स के अगर आप देखोगे तो आपको पेज नंबर 10-11 पे पहले सेट जो है, पहला सेट ऑफ इलस्ट्रेशंस वहां पे मिलेगा. वो आप ट्राई भी करने की कोशिश कर सकते हो. जितना बेसिक्स में हमारा हुआ है उस बेसिस पे भी आपको बहुत कुछ समझ सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखना है. तो जो बेसिक सेक्शन में हम आखिरी में पढ़ रहे थे, अगर पिछला पार्ट आपको याद है जहां पे हमने फर्स्ट सेशन में देखा कि कैसे इनकम मेथड, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकल सकता है एक नंबर पे, फिर उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती है. जैसे अगर मैं आउटपुट मेथड से हूं तो मुझे फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स निकालनी होती है जिससे मुझे जीडीपी मिलता है. फिर उस ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है नेट वैल्यूज निकालने के लिए. डोमेस्टिक कैलकुलेशन अगर है तो उसको नेशनल में लाना पड़ता है. और इन सब चीजों के लिए जो 4 अलग अलग कंसेप्ट हमने बेसिकली देखे जो थे, जीडीपी पहला पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर था जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर उसके आगे दिया गया था, या उसके आगे जो अगला फैक्टर आता था वो है एनडीपी, और एक आता है एनएनपी. इन चारों फैक्टर में से अगर देखा जाए तो जो आखिरी पार्ट है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये अल्टीमेट नेशनल इनकम की वैल्यू है. बट जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करने निकले और सडनली हो गया. स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. जहां पे जैसे मैं आउटपुट मेथड की बात करता हूं तो मुझे पहले जीडीपी मिलेगा, फिर जीडीपी से मुझे डिप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये एडजस्टमेंट करने के बाद एनएनपी तक पहुंचेंगे. तो इन सारी चीजों में अगर हम फॉर्मूले के बेसिस पे, फॉर्मूलेस के लिए या न्यूमेरिकल्स के लिए देखें तो इसका पहला वर्ड या तो ग्रॉस होता है या तो नेट, दूसरा वर्ड या तो डोमेस्टिक होता है या तो नेशनल. तो ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डिप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाना है प्लस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो ये पार्ट तो हमने सीखा. बट इसके साथ साथ ये हर चीज, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये 2 तरीके से कैलकुलेट होती है. एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट. तो जैसे ही नोट्स में हमारा पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ खत्म होगा, जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. इसमें अलग अलग 11 कंसेप्ट आपको दिए, 10-11 कंसेप्ट है, जिसमें से पहले 8 कंसेप्ट जो है वो रहेंगे पहले जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस. फिर अगले 4 रहेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो 4 और 4 8 वही हो जाएंगे. फिर उसके बाद पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इन सब चीजों के कंसेप्ट आपको आएंगे. सो मुद्दा ये है कि ये बहुत सारा बेसिक, ऑलमोस्ट सारा बेसिक हमारा यहाँ कवर हो रहा है. सिर्फ अब ये दोनों क्या है, व्हाट इज मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, और क्यों ये कैलकुलेशंस आते हैं, वो हम देखेंगे एग्जांपल के साथ. अब ध्यान रखना, जब ये डेटा कलेक्ट होता है, हमने अभी तक ये तो देखा ही है कि दैट नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री. फिर उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करो, जिससे आपको नेशनल इनकम मिलेगा. अब जब हम ये गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकालते हैं, आइडियली हमने ये फॉर्मूला देखा था कि जितने वैल्यू का प्रोडक्शन होता है, जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन है उतना ही इनकम जनरेशन होता है. ये हमने टेक्निकली सीखा है. बट प्रैक्टिकली इन 2 वैल्यूज में 1-2 चीजें डिफरेंस क्रिएट कर देती है कि फैक्टर ओनर्स ने कितना कमाया
कितना अर्न किया और मार्केट प्राइस कितनी है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं करती, और ये मैच ना होने का रीजन, दो पॉसिबल रीजंस यहां पे आते हैं जिसमें गवर्नमेंट का रोल इन्वॉल्व है। एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सब्सिडीज। एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे है सब्सिडीज। ये दो फैक्टर्स जो है, ये जो दो चीजें हैं, ये डिफरेंस क्रिएट करती है इन मार्केट प्राइस एंड इन फैक्टर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल के साथ हम सीखने की कोशिश करेंगे। सपोज मान लिया जाए कि कोई प्रोडक्ट जो है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन हुआ, प्रोड्यूसर ने उन फैक्टर्स को पेमेंट दिया, खुद का प्रॉफिट मिला के, याद रखना प्रॉफिट मिला के उसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। सो ऑल फैक्टर ओनर्स, जितने भी फैक्टर ओनर्स है उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, उन सब का कंट्रीब्यूशन है 100 रुपए। और इसीलिए उस गुड्स की फाइनल प्राइस डिसाइडेड बाय प्रोड्यूसर इज 100 रुपीज। 100 रुपए उसने डिसाइड किया। अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट अलग अलग गुड्स पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाता है। जैसे अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस ये पार्ट होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, वैट, सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स, वैट, ये सारे बहुत सारे पार्ट जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, बट फिर भी ये सारे जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये गवर्नमेंट लगाता है। और ये टैक्सेस गवर्नमेंट को कस्टमर से कलेक्ट करवाना होता है, तो सेलर के थ्रू कलेक्ट होता है। मतलब ऐसा है कि सेलर को वो प्रोडक्ट बेचना है 100 रुपए में, उसमें उसका प्रॉफिट आ जाता है, वो मार्केट प्राइस 100 रुपए ही रखना चाहता है। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बोला है कि भाई तू 10 रुपए का इस पे टैक्स लगाएगा और कस्टमर से 110 रुपए लेगा, तो होगा ये कि फाइनल प्राइस प्रोड्यूसर ने भले ही 100 रुपए डिसाइड की है, बट उस पे ऐड होगा इनडायरेक्ट टैक्स। से फॉर एग्जांपल इस कमोडिटी पे वो है 10 रुपए, एंड जो फाइनल मार्केट प्राइस आएगी, अल्टीमेट मार्केट प्राइस जो होगी वो रहेगी 110, 110 रुपए ये मार्केट प्राइस रहेगी। प्रॉब्लम ये है कि जब डेटा मार्केट प्राइस पे कलेक्ट होता है, हमने देखा है कि मनी वैल्यू हमें चाहिए, हम जितने भी गुड्स बनते हैं उनकी वैल्यू अगर ऐड करनी है तो फिजिकल यूनिट्स में नहीं कर सकते। ये मैंने पिछले सेशंस में भी बोला। जैसे हमने देखा कि कुछ चीजें हम किलोग्राम में काउंट करते हैं, जैसे हम फूड ग्रेन वगैरह की बात करें, लिक्विड चीज है तो लीटर में होता है, कपड़े जैसी चीज है तो मीटर में होता है, इवन कुछ कुछ चीजों का सिर्फ 1 यूनिट 2 यूनिट हो सकता है। अब जैसे सीलिंग फैन होता है तो सीलिंग फैन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे मेजरमेंट होंगे फिजिकल टर्म्स में। अब इन सबको अगर एक ही एडिशन में लाना है तो कॉमन वैल्यू निकालनी है, जो मनी टर्म्स में निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? बेसिकली क्या करेंगे, इतने यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इतनी प्राइस और मनी वैल्यू निकालेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, ये निकली 110 रुपए। मार्केट प्राइस 110 रुपए है, बट सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशन करके फैक्टर ओनर्स ने कमाए 100 रुपीज, तो वो हो गया फैक्टर कॉस्ट, और ये 110 हो गया मार्केट प्राइस। तो एक्चुअली इनकम अर्न कितना हुआ था? 100 रुपए, जो होता है फैक्टर कॉस्ट पे। 100 रुपए ये एक्चुअल अर्निंग है। जस्ट सेकेंड। तो हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा है इसमें ये 100 रुपीज जो है ये एक्चुअल अर्निंग है बाय ऑल फैक्टर ओनर्स, एक्चुअल अर्निंग ऑफ फैक्टर ओनर्स। जबकि मार्केट में प्राइस कितना है? 110 रुपए। और याद रखना, गवर्नमेंट जो टैक्सेस के थ्रू लोगों से पैसा लेता है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का इनकम सोर्स होता है, मेजर सोर्सेज गवर्नमेंट का टैक्सेस से ही आता है इनकम। बट नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग से काउंट नहीं होगा, बिकॉज इट जस्ट अ ट्रांसफर। गवर्नमेंट जब हमसे टैक्सेस लेता है, उस टैक्सेस के लिए कोई प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है।
अगर आप टैक्स का प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है दैट टैक्स इज अ कंपल्सरी अमाउंट चार्ज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक विदाउट एनी गारंटी और विदाउट एनी रिटर्न ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट। मतलब जितने पैसे आप दे रहे हो गवर्नमेंट उतनी ही आपको सर्विस दे रहा है ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अलग अलग चीजों पे खर्चा करता है, हमारे ही लिए करता है, बट जितना हमने टैक्स दिया उसी का वो रिटर्न होता है ऐसा नहीं है। और इसी रीजन की वजह से जैसे हमने ट्रांसफर इनकम की बात की थी तो ये भी सिर्फ ट्रांसफर है फ्रॉम वन पर्सन ऑफ अ कंट्री टू द गवर्नमेंट, और इसीलिए वो सेपरेटली ऐड नहीं होता है, वो एक्चुअल इनकम नहीं है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन से आई हुई नहीं है। और इसीलिए जो इनकम कैलकुलेट होनी चाहिए नेशनल इनकम में वो 100 है, बट मार्केट में हमें ये जो प्राइस मिल रही है 110, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडिशन हो रहा है। और इन चीजों से इस एग्जांपल से मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, आई होप आपको याद है मैंने फर्स्ट सेशन में बोला था कि बेसिक्स के साथ आपको ये लिखते रहना है। 2 सेंटेंस में यहां पे आप लिख रहा हूं दैट फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो हमें अल्टीमेटली याद रखना अल्टीमेट इनकम जो अर्न हुआ है वो फैक्टर कॉस्ट वाला है। तो मिलता डेटा मार्केट प्राइस पे है, हमें जाना कहां है फैक्टर कॉस्ट। अब ये एक और इन्वॉल्वमेंट आ गई, मार्केट प्राइस मिलता है जाना फैक्टर कॉस्ट पे है, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। तो जो ग्रॉस नेट के लिए एक एडजस्टमेंट देखा था डोमेस्टिक नेशनल, अब ये तीसरा है मार्केट और फैक्टर के लिए। सो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। बट जैसे कि मैंने बोला ये दोनों वे हो सकता है, बोथ वे जा सकता है। फैक्टर कॉस्ट से भी आपको मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोल सकते हैं, तो उस केस में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होंगे और आपको मार्केट प्राइस मिलेगा। अब ये एक पार्ट हुआ आपका रिलेटेड टू, याद रखना ये एक पर्टिकुलर पार्ट हुआ है आपका रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड ये पार्ट हुआ है आपका। बट जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस है वैसे ही एक और चीज जो डेफिनेटली अफेक्ट करती है वो है सब्सिडीज। 2 मिनट से रुकना है। तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, उसी तरीके से सब्सिडीज के केस में ध्यान रखना, सब्सिडीज के केस में गवर्नमेंट पैसा देता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से मार्केट प्राइस बढ़ रहा था, सब्सिडीज की वजह से वो कम होगा। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर कॉस्ट मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ ओनर इंक्लूडिंग प्रॉफिट जो है वो है, सपोज फैक्टर कॉस्ट है सपोज 70 रुपीज, गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देता है। सपोज ये सब्सिडीज है 20 रुपीज, तो मार्केट में कंज्यूमर को जो मिलते हैं वो 50 रुपीज। पिछले एग्जाम्पल में याद रखना कंज्यूमर भले 110 रुपए पे कर रहा था इस एग्जाम्पल में, बट अल्टीमेट ओनर्स को जो इनकम मिल रहा था वो 100 रुपए था, क्योंकि 110 रुपए वो भले कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, खुद के पास 100 ही रुपए रख सकते हैं, 10 रुपए उनको गवर्नमेंट को देने हैं। सेम वे यहां जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो मार्केट से भले 50 रुपीज आ रहे, कस्टमर को 50 रुपए में वो बेच रहे, बट उनके 20 रुपए गवर्नमेंट उनको पे करेगा। तो अल्टीमेटली फैक्टर ओनर्स अर्न कितना करेंगे, एक्चुअल अर्न 70 रुपीज। 50 रुपीज कस्टमर से आएंगे, 20 रुपीज गवर्नमेंट से आएंगे, और उनको उनका पूरा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के साथ मिलेगा 70 रुपीज। तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से मार्केट प्राइस बढ़ रहा था, सब्सिडीज की वजह से वो कम होता है। ये अपोजिट पोजीशन रहेगी। जैसे हमने फिर यहां पे लिखा था फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके अपोजिट अब यहां पे हम लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट। यहां पे अपोजिट हम लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट includes subsidies and market price excludes subsidies। तो अब मार्केट और फैक्टर में एक्चुअली एक नहीं 2 फैक्टर इन्वॉल्व है, एक सब्सिडी का भी है। तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए देखा था
कि अगर आपको मार्केट प्राइस मिलती है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 50 रुपीज का मार्केट प्राइस है, बट वो सब्सिडी के बाद है, तो अगर हमें एक्चुअल इनकम अर्न निकालना है तो इस मार्केट प्राइस में हमें सब्सिडीज ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगा फैक्टर कॉस्ट जो अल्टीमेट अर्निंग है। बट जैसे मैंने बोला कि हमें भले ही फाइनल फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो सब्सिडीज माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके मार्केट प्राइस निकलेगा। तो ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इसमें दो चीजें डिफरेंस क्रिएट करती है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा सब्सिडीज। अब ऐसा है कि गवर्नमेंट जब साल भर में जब चीजें लगाता है तो बहुत सारी चीजों पे वो टैक्सेस भी लगाता है, बहुत सारी चीजों पे वो सब्सिडीज भी देता है। तो डेफिनेटली प्रैक्टिकली जब ये कैलकुलेशन होगा तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस है या सिर्फ सब्सिडीज है। ओवरऑल पूरे कंट्री के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी जगह से इनडायरेक्ट टैक्स भी लेता है और बहुत सारी जगह सब्सिडीज भी देता है। तो इसीलिए जो फाइनल कैलकुलेशन बनेगा किसी भी चीज का, बेसिक कैलकुलेशन आपको मिलेगा मार्केट प्राइस पे, इसमें से माइनस होंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस होंगे सब्सिडीज, और फिर आपको मिलेगा फैक्टर कॉस्ट। अब इसी चीज को थोड़ा एक और वेरिएशन लाया जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो रहा है, सब्सिडीज प्लस हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज प्लस, इसी चीज को थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, दैट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोनों केस में टैक्सेस ही जनरली ज्यादा रहेंगे, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिखोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो भी चलेगा। तो बेसिकली आपको मार्केट प्राइस पे डेटा मिलेगा, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो, सब्सिडीज ऐड करो, आपको मिलेगा फैक्टर कॉस्ट। या फिर आप ऐसा बोलो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ये तब जब मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हो। अब अगर वही चीज आपको कैलकुलेशन में फैक्टर कॉस्ट दिया है और बोल रहे कि मार्केट प्राइस निकालो, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। या जैसे ऊपर एक वेरिएशन देखा, यहां पे भी वो वेरिएशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। इस तरीके से ये तीसरा वेरिएशन यहां पे आता है। मतलब ऐसा है कि सपोज अगर मुझे जीडीपी दिया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और मुझे कैलकुलेट करना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस सब्सिडीज, या माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जितने भी डिफरेंट कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, 8 कंसेप्ट। अब इसके फॉर्मूला के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक और चीज बढ़ गई। कल का सेशन जब आखिरी में हमने खत्म किया था तो कुछ 12-13 फॉर्मूलेज हमने देखे थे कि किस तरीके से हर एक चीज से कहीं पे भी जा सकते थे। अब इसमें एक तीसरा वेरिएशन आ गया, वो है मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का। तो 3 एडजस्टमेंट याद रखना, 3 एडजस्टमेंट अब आपके लिए ध्यान में रखना है। फर्स्ट वर्ड का एडजस्टमेंट था एक ग्रॉस या तो नेट, ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस आना है प्लस डेप्रिसिएशन। सेकेंड वर्ड जो आपको ध्यान रखना था, या तो डोमेस्टिक होता है या नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और थर्ड वर्ड, अब ये तीसरी एडजस्टमेंट आपकी हो गई है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट से फैक्टर कॉस्ट जाना है माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, तो फैक्टर पे चले जाओगे। फैक्टर से मार्केट आना है तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और बस ये 3 एडजस्टमेंट, और इन तीनों से जितने भी 50, 60, 70 जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, लर्न नहीं करने हैं, ये भूलना मत। लर्न नहीं करने हैं, दिमाग लगाना है, कंसेप्ट अप्लाई करना है और फॉर्मूला बनाना है। कहीं से भी शुरू करो, कहीं पे भी खत्म करो। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर मुझे बोला जाए कि आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये कैलकुलेट करना है, और दिया गया है मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फटाफट शुरू हो जाना। पहला वर्ड याद रखना, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आंसर निकालना है, आंसर किसका चाहिए, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट।
तो एनडीपी से शुरुआत है, तो एनडीपी पहला वर्ड क्या है? नेट। जाना कहाँ है? ग्रॉस। नेट से ग्रॉस जाना है, क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। सेकेंड वर्ड एनडीपी में क्या है? डोमेस्टिक। जाना कहाँ है? ग्रॉस नेशनल में। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या करेंगे? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर आगे ये एनडीपी मार्केट प्राइस पे है, जाना कहाँ पे है? फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी मार्केट से फैक्टर पे जाना है, तो क्या करेंगे? माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, या उसकी जगह एक ही वर्ड लिखना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हो गया फॉर्मूला। बनाना है, सोचना नहीं है ज्यादा। मतलब अगर मुझे बोला जाए कि मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, बट शुरुआत मेरी हुई है जीडीपी एट मार्केट प्राइस से, लर्न नहीं करना है ये फॉर्मूला, बनाना है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, मतलब पहला वर्ड है ग्रॉस, ग्रॉस से जाना है नेट माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट से फैक्टर जाना है माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, या लिखो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कहीं से भी कहीं पे भी जा सकते हो। आपको सपोज कैलकुलेशन में निकालने के लिए बोल रहे कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालो, और आपको कैलकुलेशन में दिया है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी से एनडीपी जाना है ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी एनडीपी दोनों भी डोमेस्टिक है, जरूरत नहीं है। जीडीपी फैक्टर पे है, मार्केट पे लेके जाना, याद रखना फैक्टर से मार्केट जाना है, तो इस बार क्या होगा? प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, या प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दिस एंटायर एरिया, ये सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। कोई फॉर्मूला आपका छूटेगा नहीं। ऑब्वियसली नेशनल इनकम में और भी कंसेप्ट आते हैं, और भी अलग अलग फॉर्मूलाज आएंगे, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड में C+I+G वगैरह है, वॉटेवर। फिर आगे जाके और भी फॉर्मूलेज आएंगे, बट ये बेस है, इसके ऊपर आपका ये पूरा बेसिक टिका है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये सिर्फ आप ये तीन चीजें लर्न करके आगे बढ़ो। ये तीन चीजें एग्जैक्टली कैसे हुई इसका बेसिक और कंसेप्चुअल डिस्कशन अगर हुआ है तो ही ये बनाते आ सकता है। तो कोई फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये तीन एडजस्टमेंट्स आपको ध्यान रखनी है, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक नेशनल, एंड मार्केट एंड फैक्टर कॉस्ट। और ये सारे बेसिक डिस्कशन अभी के पहला पार्ट जो है नोट्स का, मतलब पहले 10 पेज तक का आप समझ लो कि वहां तक का बेसिक मैं पूरा कवर कर चुका हूं। 10th 11th पेज पे जहां पे न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं आप ट्राई भी कर सकते हो, मतलब यहां से आगे ये सेशन देखने के पहले भी आप ट्राई कर सकते हो। कुछ चीजें डेफिनेटली आपको इतने डिस्कशन से भी आ जाएगी। तो कहीं से भी कहीं पे जाओ, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बनाना है, क्योंकि बनाने के लिए तीन ही तो चीजें हैं, तीन ही पॉसिबल वेरिएशंस है। इन तीन पॉसिबल वेरिएशंस का बीच में जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कहीं पे भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसा एक पूछ के आएंगे नहीं, 70-80 फॉर्मूले बन सकते हैं, हर थोड़ी ना लर्न करेंगे। तो तीन चीजें याद रखो और फॉर्मूला बनाओ, फिर वो 70 पूछे, 700 पूछे, 7000 फॉर्मूले बनाए, हमें प्रॉब्लम नहीं। सो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये डेफिनेटली काम आएगा। अब नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पार्ट दिया है। थ्योरी सब्जेक्ट है मेरा, तो थियोरेटिकल पार्ट और एक्सप्लेनेशंस तो डेफिनेटली उसका पार्ट रहेंगे। सो चैप्टर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, यूनिट 1 नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यूनिट 2 जो है कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे हम नेशनल लेवल एग्रीगेट पे इक्विलिब्रियम देखते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल पार्ट है। जैसे कि मैंने बोला कि हर चैप्टर में कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में, एक दो पर्टिकुलर यूनिट्स ऐसे है जो थोड़े थ्योरेटिकल ज्यादा है, उसमें कंसेप्ट कम है, बाकी मेजोरिटी चैप्टर्स में आपको बहुत सारे कंसेप्ट है। इवन फिस्कल पॉलिसी वाला, गवर्नमेंट रोल वाला जो आएगा सेकंड चैप्टर, उसमें एक्सटर्नैलिटीज से रिलेटेड पार्ट हो गया, या आगे जाके आप जो थर्ड चैप्टर में मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह देखोगे, वहां पे CRR, SLR, रेपो रेट एक्सेट्रा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो ये सारा पार्ट आपको आते रहेगा। लेट्स सी डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। कोई भी चीज अनरीड नहीं रहेगा, सारी चीजें हम एक बार मतलब क्लास में मेरे साथ, आपका मेरे इन्हीं सेशन में, इन्हीं नंबर ऑफ आवर्स में आपका एक रीडिंग तो डेफिनेटली मेरे साथ खत्म होगा। The performance of an economy depends on the output of goods and services produced by it. तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन आप करोगे उतना ज्यादा इनकम जनरेट होगा, और उतनी इकोनॉमी की प्रोग्रेस या फाइनेंशियल कंडीशन बेटर रहेगी। Just as there are accounting convention which measures the performance of business, there are convention for measuring and analyzing the economic performance of nation. जैसे आपने 11th-12th में या अभी भी आप अकाउंट सीखते हो, जिसमें हम बिजनेस का परफॉर्मेंस काउंट करते हैं, कंट्री का परफॉर्मेंस के लिए आप नेशनल इनकम काउंट करोगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग pioneered by the Nobel Prize winning economists Simon Kuznets and Richard Stone is one such measure. National income is an important macroeconomic aggregate forming the basis of modern macroeconomic analysis and providing detailed measures
of the value and composition of national output and income generated in the production of that output. तो नेशनल इनकम ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट है. जैसे माइक्रो में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, डिमांड, सप्लाई, प्राइसेस, वैसे मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. तो वैसे ही नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज, देखो क्या लिखा है, नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. नेट वैल्यू, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यही तो किया है उन्होंने. देखो एकदम बहुत ही सिंपल, जो हमने देखा था कि कौन सी वैल्यू है, नेट वैल्यू. लिखा था हमने कि हमको नेट वैल्यू चाहिए, ग्रॉस मिलती है तो नेट पे कन्वर्ट कर लेते हैं. फिर जितना भी हमारे पास डोमेस्टिक हुआ, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ वो डोमेस्टिक हो गया, हम वहां रुकते नहीं. डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस हुआ उसमें प्लस क्या किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो जो चीजें हमने फॉर्मूलाज में देखी, कंसेप्ट में देखी, वही चीज उन्होंने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दी कि भाई नेशनल इनकम मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी नेट वैल्यू, डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने बने, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. फिर आगे, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे यहाँ नेशनल इनकम काउंट करती है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो इस कंट्री के रेसिडेंट्स ने कमाया है, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर. क्योंकि अगर किसी बाहर वाले ने यहां से कमाया होगा वो हम माइनस कर देते हैं, किसी इंडियन ने बाहर से कमा के लाया तो हम ऐड कर लेते हैं. तो रेसिडेंट्स, हमारे कंट्री के लोगों ने, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, उन्होंने कितना कमाया वो हम नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं. बाहर वालों ने कमाया होगा तो हम एडजस्टमेंट करके माइनस कर देते हैं, इंडियंस ने बाहर से लाया होगा तो हम ऐड कर लेते हैं, ग्रॉस बनाया है तो हम माइनस करके उसको डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट पे लेके जाते हैं, और अल्टीमेटली उनका वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम की टोटल ऐड करके नेशनल इनकम निकलता है. फिर आगे डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, यही से आपका जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये डिस्कशन स्टार्ट होगा. The basic concepts and definitions of the terms used in national accounts largely follows those given by United Nations system of national accounting, developed by United Nations to provide a comprehensive conceptual and accounting framework for compiling, and reporting macroeconomic statistics for analyzing and evaluating the performance of an economy. Each of these concepts has a specific meaning, use, method and measurement. तो सिंपल है कि यूनाइटेड नेशंस का ये डेवलप्ड सिस्टम है जो हम यूजुअली फॉलो कर रहे हैं सब जगह. National income accounts have three sides: product side, expenditure side and an income side. ये side मतलब ही उसके तीन अलग अलग अप्रोच, या उनको हम बोलते हैं तीन अलग अलग मेथड. प्रोडक्शन से आने वाला प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम से इनकम मेथड. तो वही तीन साइड्स वो बोल रहे हैं, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम. द प्रोडक्ट साइड मेजर्स, प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, मेजर्स प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड. कैसे करते वो भी देखा था हमने कि हम हर स्टेज ऑफ हर प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू एडेड निकालते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट, जिससे हमें जीडीपी, सबका वैल्यू एडेड ऐड करके जीडीपी मिल जाता है. द एक्सपेंडिचर साइड लुक्स एट द फाइनल गुड्स का सेल्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, whereas the income side measures the distribution of the proceeds from sale to different factor production in the form of rent, wages, interest, profit. तो तीनों मेथड्स का अप्रोच अलग अलग है. आउटपुट मेथड में हम वैल्यू एडेड से जाते हैं, एक्सपेंडिचर में हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं उससे जाते हैं, और इनकम मेथड में हम हर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वहां से निकालते हैं. Accordingly, national income is a measure of the flow, total flow of earnings of factor owner which they receive through the production of goods and services. और फैक्टर ओनर को अल्टीमेट ये इनकम कहां से आता है, थ्रू प्रोडक्शन. इसीलिए हमने बोला था ना कि इनकम का अल्टीमेट सोर्स प्रोडक्शन है. Thus, national income is the sum total of all the income accruing over a specific period. फ्लो कंसेप्ट है, पीरियड वाइज होगा, to the residents of a country and consist of wages, salaries, profit, rent and interest. On the product side, there are two widely reported measures of overall production, namely gross domestic product and gross national product. तो शुरुआत यहां से करते हैं, फिर आगे वो एनडीपी और एनएनपी पे भी लेके जाएंगे. पहला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ सकते हो. पहली चीज जो उन्होंने यहाँ पे, मैं बॉक्स बना रहा हूं या उसको जूम भी कर देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस.
तो पहले चारों पार्ट हमें मार्केट प्राइस के एक्सप्लेन किए हैं, फिर बाद में वो फैक्टर कॉस्ट पे लेके जाते हैं। तो यही से ये डिफरेंस शुरू हो जाता है, इसीलिए जरूरी था। एक्चुअली आप देखोगे तो फैक्टर और मार्केट प्राइस का एक्सप्लेनेशन बाद में दिया है कि डिफरेंस क्या है, बट पहले ही पता होने से अब हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, हम ये अच्छे से समझ सकते हैं। लेट्स सी, अब ध्यान से ये सेंटेंस पढ़ना। इस सेंटेंस के वेरिएशन से आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब आपको जब थ्योरी लिखना रहेगा, आंसर आएगा आपको कि 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए बोलेंगे कि जीडीपी लिखो, एनडीपी लिखो, तो ये सेंटेंस काम आएगा। सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू, याद रखना मार्केट प्राइस पे मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज ग्रॉस ऑफ अ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारे ग्रॉस वैल्यूज है, मतलब हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, और उन चीजों का जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए, जो यहां इस देश में बने। अब बने इस देश में है, इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं कि उन्होंने यहां कंट्रीब्यूट किया, लेकिन फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन है तो वो हमने माइनस नहीं किया। यहां के कुछ लोगों ने फॉरेन में कंट्रीब्यूट किया होगा, वो हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि ये कैसा है, याद रखना ये डोमेस्टिक है। अब यही अगर मुझे नेशनल लिखना होता, मतलब आगे भी हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मैं सेम सेंटेंस यूज कर सकता हूं। याद रखना सेम सेंटेंस, मैं किसके लिए बोल रहा हूं, ग्रॉस नेशनल के लिए मैं पढ़ रहा हूं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द सेम सेंटेंस, मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट्स इट, कि जितना डोमेस्टिक टेरिटरी में आया प्लस हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर डालेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। अभी तो हम जीडीपी पढ़ रहे हैं, बट मैं बस आपको समझाना चाहता हूं कि ये एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट नहीं है। सर्टन कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है कि ये डोमेस्टिक है ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन डोमेस्टिक टेरिटरी पे खत्म होना चाहिए। ग्रॉस है तो ग्रॉस वैल्यूज लिखो। अगर आपको नेट पूछा तो ये हटा देना, ये ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन हटा के यहां डायरेक्ट लिख देना नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब अगर मुझे एनडीपी पूछा जाता, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताओ, तो मैं क्या बोलता, इट इज अ नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। नेट डोमेस्टिक के लिए। यही अगर मुझे वो पूछता नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो मैं बोलता इट इज अ नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, मतलब वो जो डेप्रिसिएशन वाला है ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, नेट दिखाने के लिए। बहुत सारे सिंपल वर्ड्स का आप यूज करके इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। कि कोई पूछता है ना, आपको बोलता है कि बता कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो सिंपल वर्ड में इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा बोलो। ये शुरू में ही लिख दो, मार्केट वैल्यू के पहले लिख दो इट इज नेट मार्केट वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखने का यही फायदा होता है कि हम हमारे हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, और ये जो ऐसा नहीं होगा कि वो टेक्निकली इनकरेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, कोई उसको गलत बोल ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली आप नेट की जगह वो ध्यान रख रहे हो, तो मतलब आप सेंटेंस ऐसा शुरू कर रहे हो कि इट इज अ नेट मार्केट वैल्यू, हो गया काम। या आप ऐसा शुरू कर रहे हो इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, हो गया एनडीपी। यही अगर आपको जीएनपी होता या एनएनपी होता तो इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपको क्या चाहिए बोलो, हर सेंटेंस बन सकता है, बनाया जा सकता है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। सो ये जो पार्ट है ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस का ये पर्टिकुलर मीनिंग। ये एक ही सेंटेंस है, बाकी चारों भी हमने वेरिएशंस देख लिए कि जीडीपी से, इसी सेंटेंस से अगर जीडीपी का जीएनपी है तो आखिरी में लिखना है इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर एनडीपी है तो आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, टेरिटरी पे ही रुक जाना। एनएनपी है तो आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ेंगे। अब उसी के एक एडिशनल पॉइंट्स दिए, इट इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड, सम टोटल एडिशन वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इंक्लूड वैल्यू एडेड बाय करंट प्रोडक्शन बाय फॉरेन रेसिडेंट्स और फॉरेन ओन्ड फर्म्स। मतलब फॉरेनर्स ने जो इंडिया में काम किया है
वो जीडीपी में रहेगा। अगर हम जीएनपी निकालेंगे तो वो फॉरेनर का फैक्टर पेमेंट माइनस होगा। तो फॉरेनर्स ने जो भी इंडिया में काम किया है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ऐड रहेगा। उल्टा अगर इंडियंस ने बाहर काम किया है, सपोज कोई इंडियन है जो जर्मनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर है तो वो डोमेस्टिक जीडीपी में नहीं आएगा। जीएनपी निकालते वक्त फिर हम वो उसको रिसीट्स में ऐड करेंगे। द टर्म ग्रॉस इंप्लाइज दैट जीडीपी इज मेजर्ड ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। डोमेस्टिक रेफर्स टू जोग्राफिक कन्फाइंस ऑफ अ कंट्री, कि इस कंट्री में क्या बना किसने वो यहां के लोगों ने बनाया या फॉरेनर ने बनाया, नहीं, यहां बना, डोमेस्टिक। अब आखिरी नेशनल निकालने के लिए फिर जो बाहर वालों ने जितना कंट्रीब्यूट किया है उनका कंट्रीब्यूशन माइनस करो और यहां के लोगों ने जो बाहर करके आए हैं वो ऐड करो, नेशनल के लिए, डोमेस्टिक के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइनीज सिटीजन वर्क्स टेम्पररीली इन इंडिया, हर प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। तो मान लिया जाए कि कोई चाइनीज लेडी है जो इंडिया में टेम्पररीली काम करने आई है, तो जितना भी काम उन्होंने किया है वो जीडीपी का पार्ट है, क्योंकि वो इस देश में प्रोडक्शन हुआ है, कमाया चाइनीज पर्सन ने, चाइनीज लेडी ने, बट प्रोडक्शन यहां हुआ है, तो डोमेस्टिक है। जब मैं इसकी एडजस्टमेंट में नेशनल करने जाऊंगा तब मैं वो माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो किसी और कंट्री के, किसी और देश के सिटीजन ने कमाया है। सी, इफ एन इंडियन सिटीजन owns a factory in another country, for example Germany, the production at her factory is not a part of India's GDP. इंडिया के जीडीपी का वो पार्ट नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट्री कहाँ है, जर्मनी में। वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन नहीं कर रही है, वो बाहर कर रहे, तो वो यहाँ के जीडीपी में ऐड नहीं होगा। बट जब जीएनपी निकालना होगा तब हम वो जर्मनी में जिन लेडी का फैक्ट्री है उनका इनकम ऐड करेंगे और ये चाइनीज लेडी का इनकम माइनस करेंगे, क्योंकि जर्मनी में फैक्ट्री थी किसी इंडियन लेडी की, तो वहां से आने वाला इनकम फॉरेन रिसीट्स हो गया। चाइनीज लेडी जो इंडिया में काम कर रही थी उनका पेमेंट जो है वो माइनस करेंगे और वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। बट ग्रॉस नेशनल के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक के लिए, वो जो चाइनीज लेडी ने काम किया है वो इंडियन जीडीपी का पार्ट रहेगा, जो इंडियन लेडी की फैक्ट्री का काम हो रहा है वो जर्मनी के जीडीपी में रहेगा। हाउएवर जीडीपी एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि वो एक्चुअल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो कोई भी रियल लाइफ एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कंट्री के लिए नहीं बढ़ाता है, इसीलिए वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है, तो ना जीडीपी में ना एनडीपी कहीं पे भी नहीं आएगा। हाँ, उस इंडिविजुअल पर्सन जो वो रिसीव करने वाले हैं उनके पर्सनल इनकम में वो ऐड होगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and non-reported output generated through illegal transaction such as narcotics and gambling etc. अब याद रखना ये एक चीज, दो तीन चीजें ऐड होंगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जाते हैं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर, शेयर मार्केट में बेचे जाते हैं, तो जब शेयर मार्केट में कोई पर्सन 100 रुपए का शेयर खरीदता है और बाद में उसको 110 रुपए में बेचता है, इंडिविजुअली उसको 10 रुपए का प्रॉफिट मिला। प्रॉब्लम ये है कि वो जो 100 रुपए है जो उसने शेयर का खरीदा या बेचा, उससे अगेन कोई एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। डेफिनेटली उसको 10 रुपए का प्रॉफिट मिला, बट किसी और ने वो 110 रुपए में खरीदा। और जब वो शेयर्स के राइट्स हम कंसीडर करते हैं तो जितने राइट्स पहले आपके पास थे उतने ही राइट्स उसको भी मिले हैं, तो कोई नई एडिशन क्रिएट नहीं हुई। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का भी जो सेल परचेस होता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होगा, वो भी सिर्फ ट्रांसफर कंसीडर किया जाएगा। And non-reported output generated through illegal transactions such as narcotics, gambling, illegal income। अब illegal income इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, इकोनॉमिक इनकम भी जनरेट करता है, बट उसके लिए कोई रिलायबल सोर्स अवेलेबल नहीं है। जैसे रेगुलर इनकम को इसने कितना कमाया, इसके लिए हम अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इलीगल इनकम के लिए कोई आपके पास ये रिलायबल सोर्स नहीं है, इसलिए इलीगल इनकम एक्चुअल होने के बाद भी हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं कर पाते। आगे, GDP is in fact a gross domestic product at market prices because the value of goods and services is determined by the common measuring unit of money, or it is evaluated at market prices. Money enable us to measure and find the aggregate of different type of product expressed in different units of measurement by converting them in rupees. तो मीन सारे गुड्स की वैल्यू मनी टर्म्स में काउंट करते हैं। से टन्स ऑफ व्हीट may thus be added with the millions of apple, मतलब अदरवाइज व्हीट और एप्पल को ऐड नहीं कर सकते, बट उन दोनों की मनी वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं। एंड विद द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सच एज एयरप्लेन जर्नी, तो गुड्स,
सर्विसेज, इन सब का फिजिकल मेजरमेंट अलग अलग होगा, बट इन सब को हम कॉमन डिनोमिनेटर में लाते हैं, दैट इज मनी। इवन आपने कभी भी जब बेसिक मनी के फंक्शंस पढ़े होंगे तो हम मनी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैसे ही मनी का एक फंक्शन होता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आपने कभी भी आपके 11th-12th करिकुलम में मनी का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऐसा हम एक बेसिक फंक्शन पढ़ते हैं मनी का, दैट कि हर चीज की कीमत हम मनी में काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी वजह से ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करना पॉसिबल है। अगर ये कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता मनी, तो फिर शायद ये नेशनल इनकम ये कंसेप्ट कभी कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं था, बट अब हम हर चीज की वैल्यू उसमें काउंट कर सकते हैं। फिर आगे दिया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये ही हम समेशन ऑफ वैल्यू एडेड, एग्जांपल हमने कल के सेशन में देखा था कि फाइनल गुड्स की वैल्यू निकालने के लिए हम जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनके आउटपुट में से इनपुट ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, और उनका सबका हर स्टेज का वैल्यू एडेड से आपको जीडीपी मिलेगा। मार्केट प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट के लिए जाने के लिए फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस और सब्सिडीज ऐड करने पड़ेंगे। सी, अब ये सब करते वक्त कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको और दिए हैं, ये सिर्फ जीडीपी के साथ है, आगे के कंसेप्ट में ये कवर्ड रहेंगे। While learning about national income, there are a few important points which one needs to bear in mind. First, value of final goods only. अब ये कल ही मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हम रीड तो जरूर करेंगे, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कल के सेशन से आपको ये समझा होगा। The value of only final goods and services or only the value added by production process would be included in GDP. Final goods refers to those goods which are used either for consumption or for investment. They are neither resold नॉर अंडरगो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, वो रीसेल नहीं हो रहे हैं, ना ही वो और ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं, फाइनल यूज हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज। अगर आप उसका फाइनल यूज कर रहे हो तो फाइनल, अगर आप उसको रीसेल करोगे या किसी और प्रोडक्ट में यूज करोगे तो वो इंटरमीडिएट है। इफ द गुड इज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, अगर ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, देन इट इज फाइनल गुड। बाय वैल्यू एडेड वी मीन डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ output and purchase of intermediate goods. Value added represents the contribution of labor and capital to the production process. तो ये वैल्यू एडेड का एग्जाम्पल हमने कल देखा था कि कैसे हम हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे आउटपुट में से इनपुट माइनस करके वैल्यू एडेड निकालते हैं, और जब हम इन वैल्यू एडेड का टोटल करते हैं ये उतना ही रहेगा जितना फाइनल गुड्स की वैल्यू, जितनी फाइनल गुड्स की वैल्यू है उतना ही ये टोटल निकलता है। तो इस तरीके से हम इंटरमीडिएट की वैल्यू इग्नोर करते हैं, अगर नहीं करेंगे, उनको हम अलग से ऐड करते रहेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा, देन इट विल बी ओवर एस्टिमेशन, इट विल रिजल्ट इनटू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हम एस्टिमेट कर लेंगे, उससे ज्यादा मेजर कर लेंगे, अगर हम इंटरमीडिएट को सेपरेटली ऐड करते हैं तो ये प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अगला सेकेंड पॉइंट दिया है, इग्नोर द इंटरमीडिएट गुड्स। जो आगे रीसोल्ड होने वाले हैं या किसी और प्रोडक्ट के प्रोसेस में यूज होने वाले हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, हम उनको अलग से ऐड नहीं करेंगे ताकि डबल काउंटिंग ना हो। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। दे डू नॉट एंड अप इन अ फाइनल कंजम्पशन, वो फाइनल कंजम्पशन में नहीं है, एंड आर नॉट अ कैपिटल गुड्स आइदर, वो कैपिटल गुड्स भी नहीं है। कैपिटल गुड्स के लिए हम अलग से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। दे हैव डिराइव्ड डिमांड, ऑब्वियसली इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड फाइनल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होती है। आपने डिमांड डिस्टिंक्शंस या डिमांड के टाइप्स में देखा होगा कि डायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड। जो गुड्स की डिमांड किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है वो डायरेक्ट है, और जिनकी डिमांड किसी और चीज पे डिपेंडेंट है, मतलब क्लॉथ जो हमारा एग्जांपल था, क्लॉथ की डिमांड इसलिए क्योंकि लोग शर्ट डिमांड कर रहे हैं, तो वो क्लॉथ की डिमांड इज डिराइव्ड डिमांड, शर्ट की डिमांड इज डायरेक्ट डिमांड। Intermediate goods are used in the same year if they remain more than 1 year, ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक साल से ज्यादा है then they are treated as final goods। फिर वो इन्वेंटरी के एडजस्टमेंट में आते हैं। आगे जाके क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट का एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, उसमें एक क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट का फैक्टर रहेगा, वो आने के बाद आपको ये समझेगा। तो अभी भले आप उसको मार्क करके रख सकते हो, जब मैं क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी का पार्ट समझाऊंगा तो आपको इसका कैलकुलेशन समझेगा। Intermediate consumption consists of value of goods and services consumed as input by the process of production, excluding fixed asset,
whose consumption is recorded as a consumption of fixed capital, CFC, consumption of fixed capital जो है उसमें हम डेप्रीसिएशन की वैल्यू माइनस करते हैं, तो ये फिक्स्ड कैपिटल जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स में कंसीडर नहीं होगा. Intermediate goods used to produce other goods rather than being sold to final purchaser are not counted as it would involve double counting. अगर separate count किया तो double counting होगा. The intermediate goods or service may be either transformed or used up by production process. For example, the value of flour used in making bread would not be counted as it will be included while bread is counted. This is because flour is an intermediate good in bread making process. Similarly, if we include the value of an automobile in GDP, we should not be include the value of tires separately. तो दो एग्जांपल दिए उन्होंने बेसिकली कि ब्रेड बनाते वक्त जो फ्लोर आटा हम यूज करते हैं, बेकरी वाला जो भी आटा यूज करेगा, अब अगर आप वो फ्लोर और ब्रेड दोनों को सेपरेटली ऐड करोगे तो डबल काउंटिंग होगा, क्योंकि ब्रेड की फाइनल वैल्यू में उसका वैल्यू ऑलरेडी एडेड है. सेम वे अगर कोई नया व्हीकल खरीदता है, ऑटोमोबाइल, अगर किसी ने 4 व्हीलर खरीदी तो उस 4 व्हीलर में तो वो टायर मिला के आया है. आपने अगर उस 4 व्हीलर के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं तो उस 10 लाख रुपए में टायर्स की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है. अब अगर आप 4 व्हीलर के 10 लाख अलग से और उन टायर्स के 20,000 अलग से ऐड करोगे तो वो 20,000 का डबल काउंटिंग होगा, क्योंकि वो टायर वहां पे एज एन इंटरमीडिएट यूज हो रहे हैं. यही टायर अगर आप रिप्लेस करने के लिए लोगे, मतलब आपकी गाड़ी खरीद के 10 साल हो गए हैं, अब आपको टायर रिप्लेस करना है, रिप्लेस के लिए अलग से नया टायर खरीदोगे तो वो फाइनल कंसीडर होगा, बट रेडी गाड़ी के साथ जो टायर आएगा वो इंटरमीडिएट है. तो ये ध्यान रखना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही कैटेगरी के गुड्स होते हैं जो एज ए इंटरमीडिएट भी होते हैं और फाइनल भी है, तो हमें सिर्फ उनके फाइनल स्टेज तक ही कंसीडर करना है. जहां वो इंटरमीडिएट यूज हो रहे हैं वहां हम उनको अलग से काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज अदरवाइज डबल काउंटिंग होगा. तो ये बेसिक फैक्टर्स. और भी पॉइंट्स हैं. वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, तो अगर प्रोडक्शन होगा वही हम कंसीडर करेंगे. जीडीपी इज अ मेजर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. GDP covers all production activities recognized by SNA, Systems of National Accounting, called the production boundary. The production boundary covers production of almost all goods and services classified in the National Industrial Classification, primary, secondary, tertiary. Production of agriculture, forestry and fishing, which are used for own consumption of producer, is also included in the production boundary. Self consumption, मतलब अगर कोई फार्मर फार्म में प्रोडक्शन करता है और उसमें से कुछ चीजें वो अपने पास रखता है, से फॉर एग्जांपल उसने व्हीट कल्टीवेट किया, उसका व्हीट का प्रोडक्शन 10,000 केजी का हुआ, उसमें से 500 केजी उसने घर के लिए रख लिया, मार्केट में 9,500 ही बेचा. अब जो वो 500 बनाया था उसके लिए भी उसने फैक्टर इन्वेस्ट किए थे. तो ये जो सेल्फ कंजम्पशन होता है, याद रखना, इसी चीज को बोला जाता है, आगे भी ये पॉइंट आएगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई प्रोडक्शन हुआ है तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. Thus, gross domestic product of any nation represents the sum total of gross value added या GDP, that is without discounting for capital consumption or depreciation, क्योंकि gross है, in all the sectors of that economy during the said year. बाद में डेफिनेटली हम NNP निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, बट अगर हम GDP की बात कर रहे हैं तो वो ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अभी तक माइनस नहीं हुआ है फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. देन नो कंसिडरेशन फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिनको हम मनी में काउंट नहीं कर सकते उनको नेशनल इनकम में हम कंसिडर नहीं करेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज such activities which create goods and services that are exchanged in a market and valued at a market price. तो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में वैल्यूड होती है, एक्सचेंज होती है, नॉन इकोनॉमिक नहीं होती. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज which produce goods and services, but since these are not exchanged in a market transaction, they do not command any market value. उनका कोई monetary value नहीं है. For example, hobbies, housekeeping and children rearing services of homemakers and services of family member that are done out of love and affection. तो family member जो एक दूसरे के लिए करते हैं out of love and affection है, पैसे के लिए नहीं करते हैं. तो ऐसे जो सारे पार्ट है ये नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनका मॉनेटरी कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है. देन
national income is a flow concept, periodic measurement. National income is a flow measure of output per time period, for example per year, and includes only those goods and services produced, याद रखना, only those goods and services produced in a current period that is produced during the time interval under the consideration. तो say for example आप financial year 2020-21 देख रहे हो, तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 ये पीरियड में जितने प्रोडक्शन होंगे वही से नेशनल इनकम कंसीडर होगा. अगर इस पीरियड में ऐसे भी कुछ गुड्स सेल हुए जो पिछले साल बने थे तो वो इस साल के नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे. इस साल के खत्म होते होते बने इस साल है बट अभी तक बेचे नहीं गए तो उनका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इन्वेंटरी के थ्रू एडजस्ट करना पड़ेगा. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट हम करते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे. अगला पॉइंट वही है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. द वैल्यू ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन सच एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स विच आर ऑलरेडी एग्जिस्ट और आर प्रीवियसली प्रोड्यूस, पिछले साल बनाए हैं, डू नॉट एंटर इनटू कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. जैसे सेकंड हैंड चीजें अगर खरीदी गई या बेची गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई कार खरीदी थी 2015 में और अब मैंने वो सेकंड हैंड बेच दी, तो वो दो बार नहीं बन रही. वो 2015 में बनी थी, उस साल उसका नेशनल इनकम में कैलकुलेशन हो गया. इस साल मैंने अलग से बेची बट वही कार है तो वो अलग से नहीं बनी है, तो इसीलिए इस साल के नेशनल इनकम काउंटिंग में वो नहीं कंसिडर होगा. इवन दो अगर मैं उसको प्रॉफिट पे भी बेचूं तो भी उसका सेल परचेस का जो वैल्यू है वो इस साल के नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होगा. Therefore, the value of assets such as stock, bonds, shares, financial transaction की बात करें, which are exchanged during the pertinent period are not included in national income as these do not directly involve the current production of goods and services. However, ध्यान से सुनना ये, the value of services that accompany the sale and purchase, for example, fees paid to real estate agents and lawyers represent current production and therefore is included in national income. ध्यान से सुनना और समझना कि ये क्या पर्टिकुलर डिस्कशन है. अभी जैसे मैंने बोला कि मैंने कोई कार खरीदी थी 2015, उसी साल बनी थी, मैंने खरीदी तो वो 2015-16 के नेशनल इनकम में काउंट हो गई. 2021-22 में मैंने उसको बेच दिया, 2021-20 में 22 में मैंने उसको बेच दिया, सर्टन अमाउंट पे बेचा. अब मैंने उसको 5 लाख रुपए में बेचा और उसको बेचने के लिए मैंने एजेंट हायर किया था और उसने एज अ कमीशन मुझसे 20,000 रुपए लिए. अब याद रखना गाड़ी जो बनी थी वो 2015 में बनी थी, उस साल के नेशनल इनकम में वो कंसीडर हो गई है तो इस साल हम कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज वो कैलकुलेशन में वापस दो बार काउंट हो गया. बट जो एजेंट है जिसने मुझे सर्विस दी है, मेरी गाड़ी बेचने के लिए जो उसने मुझे हेल्प की, उसके लिए उसने मुझसे 20,000 रुपए लिए. अब ये सर्विस 2015 में नहीं मिली, ये सर्विस अभी 2021-22 में मिल रही. मतलब ही वो यही बताना चाहते हैं कि गुड्स की वैल्यू जो ऑलरेडी बने हुए गुड्स है, जो पिछले सालों में बने हैं, उनका सेल परचेस हम इस साल के नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करेंगे. सेल परचेस हुआ होगा बट हम नेशनल इनकम में उसको काउंट नहीं करेंगे. बट उससे रिलेटेड अगर कोई नई सर्विस दी गई है, जैसे आपके सेकंड हैंड गाड़ी बेचने के लिए कोई कार एजेंट ने आपसे कमीशन लिया, तो वो कमीशन की सर्विस इसी साल में काउंट होगी. पूरे गाड़ी का सेल परचेस काउंट नहीं होगा बट वो जो कमीशन है वो काउंट होगा. बेचने के लिए आपने पहले रिपेयर वगैरह किया, वो सर्विस अभी मिली, तो ये पार्ट वो बोल रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं वो. हाउएवर द वैल्यू ऑफ सर्विसेज दैट अकंपनी द सेल एंड परचेस, ये सेल परचेस के लिए जो साथ में वैल्यूज प्रोवाइड की गई या सर्विसेज आई, फॉर एग्जांपल फीस पेड टू रियल एस्टेट एजेंट अगर घर वगैरह बेचा है उसके लिए, एंड लॉयर्स अगर लीगल सर्च भी होता है, जैसे रियल एस्टेट में ये बहुत कॉमन चीज होती है कि नया घर या जमीन वगैरह खरीदने के पहले लीगल सर्च करवा लेते हैं. represent current production and therefore is included in national income. वो पिछले सालों के गुड्स की बात नहीं कर रहे, जो कमीशन हुआ या अभी जो सर्विसेज दी वो इंक्लूड होगा, जो वैल्यू पिछली चीजों का है वो अलग से इंक्लूड नहीं होगा. नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. एक और आखिरी फैक्टर है इस कंसेप्ट के डिस्कशन में, ध्यान देना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. An important point to remember that the two types of goods used in the production process are counted in GDP, namely capital goods, that is business plant equipment purchases, and inventory investment, मतलब material वगैरह etc. The net change in inventories, ध्यान रखना, net change in inventories of final goods awaiting sale or material used in the production which may be positive or negative. Inventories are treated as a capital, obviously वो final asset है आपका, जितना भी net difference है.
Additions to inventory stock of final goods and material belong to GDP because they are currently produced output. अब ये जो भी उन्होंने दिया है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू जाना पड़ेगा कि इन्वेंटरी का एग्जाम्पल कैसे हमें लेना है. सी, तो इन्वेंटरी के लिए एग्जाम्पल हम देखेंगे. सपोज आपको नेशनल इनकम डेटा कलेक्शन में डायरेक्ट वैल्यू मिल गया दैट प्रोडक्शन इन करंट ईयर, या डायरेक्ट में लिख देता हूं फाइनेंशियल ईयर 2020-21, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021. हजार यूनिट्स बने हैं. कितने? 1000 यूनिट्स इनटू 100 रुपए. तो 1000 यूनिट्स इनटू 100 रुपए है, तो सिंपल उसका टोटल हो जाएगा 1 लाख. अब प्रॉब्लम ऐसा है कि जब हम आउटपुट की वैल्यू जैसे सेल निकालते हैं, अगर आपको याद होगा वैल्यू एडेड निकालते वक्त कि टोटल कितने में सेल किया, एक एक स्टेज पे हम एक एक प्रोडक्ट देख रहे थे. अब जब मैं सेल के थ्रू जाता हूं वैल्यू एडेड निकालने के लिए, वैल्यू एडेड कैसे निकाला था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट. यहां पे हम सेलिंग प्राइस देख रहे थे कि आउटपुट कितना है. अब सपोज मुझे डेटा कुछ इस तरीके से मिलता है, टोटल सेल्स ड्यूरिंग 2020-21 इज 1200 यूनिट्स इनटू 100 रुपीज. तो ये आंसर आ जाएगा 1,20,000. सेल्स 1,20,000 का है. अब प्रॉब्लम ऐसा है कि जब मैं इसको एज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट पकड़ता हूं, हो सकता है कि इस 1200 में से, ध्यान रखना ये जो 1200 है इसमें से 50 यूनिट्स जो है वो ओपनिंग स्टॉक में से बेचे गए. कहां से? ओपनिंग स्टॉक, मतलब पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक जो इस साल बेचा गया. ऐसा नॉर्मल है. अब अगर मैं ये पूरा 1200 इंटू 1,20,000 कर लूंगा तो ये कैलकुलेशन गलत होगा. जितनी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है वो मुझे यहां से माइनस करनी पड़ेगी. से फॉर एग्जांपल इसमें जो भी ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है वो है वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10,000, ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है. साथ ही साथ में इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो है 200 यूनिट्स पड़े हैं जिनकी कॉस्ट सपोज 80 रुपीज है, तो वो हो जाएगा आपका 16,000. 16,000 का स्टॉक पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक बना इसी साल है. अब जब मैं सेल्स कंसीडर करता हूं, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, अब ये कैलकुलेशन ध्यान से देखना, 1,20,000, इसमें से कुछ प्रोडक्ट कब के थे? ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल बनाए थे, और उसकी वैल्यू कितनी थी? मतलब ये इस साल नहीं बने हैं, पिछले साल बने हैं, तो इस साल के नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होने चाहिए, तो वो माइनस होगा. ओपनिंग स्टॉक कितना वैल्यू हमने कंसीडर किया था? 10,000. बट कुछ चीजें जो इस साल बनी है जिसके ऊपर हम 16,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, अभी तक बेचे नहीं गए बट बने इसी साल थे, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा 16,000, मतलब 10,000 माइनस एंड 16,000 ऐड. तो इसका अगर मैं कुछ हिसाब लगाऊं तो वो आएगा 1,16,000, सॉरी 1,26,000. 10,000 माइनस और 16,000 ऐड होंगे तो ये आएगा 1,26,000. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट. ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ध्यान से सुनना, प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर. इस साल में इतने वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है. बेचा भले ही 1,20,000 का गया हो, बट इसमें से 10,000 वो थे जो हमने पिछले साल बनाए हुए थे. और ऑब्वियसली हम स्टॉक कॉस्ट पे रखते हैं, मतलब आप बोलोगे कि सर उसका प्रॉफिट मार्जिन तो इस साल आएगा, ऑब्वियसली इसी साल आएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हम कॉस्ट वगैरह पे रिकॉर्ड करते हैं. सेम चीज क्लोजिंग स्टॉक की भी है कि इस साल तक जितने वैल्यू का गुड्स हमने बनाया उतनी कॉस्ट हम उस क्लोजिंग स्टॉक को असाइन करते हैं, उतनी वैल्यू. और ये जो नेट चेंज इन इन्वेंट्री की बात कर रहे थे ना, फिर ओपनिंग स्टॉक आप 10,000 माइनस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करोगे,
ये माइनस करोगे, ये ऐड करोगे, तो नेट अगर आप 6000 करोगे डायरेक्ट प्लस की, सेल्स कितना हुआ 1,20,000, ये सेल्स है, ध्यान रखना, ये सेल्स प्लस नेट एडिशन इन स्टॉक। ऐसा भी करोगे कि स्टेप बाय स्टेप करना कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऐड, वैसा करने की जगह 1,20,000 प्लस नेट एडिशन 6000, तो आंसर आ जाएगा 1,26,000। ये भी चलेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक, अगर ये नेट एडिशन निगेटिव है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था, क्लोजिंग स्टॉक कम था, तो उस केस में माइनस हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये इन्वेंटरी का कैलकुलेशन है, और जितना नेट एडिशन है इन्वेंटरी में वो हमारी इन्वेस्टमेंट की वजह से है कि पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक में, मतलब इस साल का ओपनिंग वो था 10,000, इस साल ओपनिंग 10,000 था, क्लोजिंग 16,000 है, मतलब दोनों ईयर के, मतलब ईयर के स्टार्ट और एंड में 6,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है। सिमिलर चीजें आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल में भी पढ़ोगे, तो ये डेफिनेटली अर्चित सर जब आपको वर्किंग कैपिटल पढ़ाएंगे वहां पे भी ये इन्वेंटरी एडिशन का, इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन आपको आएगा कि अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 16,000 है, मतलब स्टॉक में मेरा 6,000 का इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है, और उसी एडिशन को वो इन्वेस्टमेंट बोल रहे, क्योंकि वो अभी तक यूज नहीं हुआ, इस साल में, अगले साल यूज होगा अगर स्टॉक में पड़ा है, तो उसको भी हमें अलग से ऐड करना पड़ता है, उसकी भी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। अगेन प्रैक्टिकली ये बहुत बार डिफिकल्ट होता है, जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में WIP अगर है, वर्क इन प्रोग्रेस, तो कुछ गुड्स की वैल्यू कम, कुछ को वैल्यू ज्यादा, ऐसा नहीं कि हर गुड्स एक ही लेवल पे आके बन के रुका है। 31 मार्च को कोई चीज, कुछ यूनिट्स हो सकते हैं जो 10% रेडी है, कुछ 90% रेडी है, कुछ 70% रेडी है, तो ये वैल्यूएशन काफी ट्रिकी चीज है, इसकी वजह से भी कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं, बट ये एक इन्वेंटरी का एडजस्टमेंट है। तो जो चीजें हमने पढ़ी इन्वेंटरी के लिए, वापस एक बार थोड़ा सा ओवरलुक कर लेंगे, वापस पढ़ रहा हूं मैं इन्वेंटरी का पॉइंट, फिर ये सेशन कंप्लीट होगा। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट two types of goods used in the production process are counted in GDP, namely capital goods and inventory investment. The net change in inventory of final goods awaiting sale or of material used in the production which may be positive or negative. याद रखना किस चीज को वो पॉजिटिव और निगेटिव बोल रहे हैं, नेट चेंज इन इन्वेंटरी, क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो ये नेट चेंज निगेटिव रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो पॉजिटिव रहेगा। इन्वेंटरी इज ट्रीटेड as a capital. Additions to inventory stock of final goods and material belong to GDP because they are currently produced output. इस साल बनाया हुआ वो आउटपुट का वैल्यू है, इसीलिए वो इस साल के GDP में आएगा। फिर आगे कुछ नोट है, पढ़ लेते हैं। द नेशनल इनकम इन रियल टर्म्स when available by industry of origin give a measure of structural changes in the pattern of production in the country which is vital for economic analysis. अब यहाँ पे कुछ बोला है रियल टर्म्स वगैरह एक्सेट्रा, मैं पढ़ भी लेता हूँ। डिस्कशन ऑफ रियल एंड नॉमिनल नेशनल इनकम विल बी कवर्ड लेटर इन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर में आएगा रियल, नॉमिनल, करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, ऐसा सर्टेन डिफरेंस होता है, वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, आएगा आगे जब ये सारे डिफरेंट कंसेप्ट हो जाएंगे। नेशनल इनकम के 10-11 फिर उसका कैलकुलेशन होगा, फिर ये करंट कांस्टेंट का एक पार्ट रहेगा, और फिर आगे मेथड्स का। अभी के लिए इस सेशन के लिए हम इतना ही देखेंगे। ये सारे बेसिक्स हम जीडीपी के साथ ही उन्होंने हमको सारे नेशनल इनकम के बेसिक्स बता दिए हैं, बाद में फिर जीएनपी, फिर फटाफट आगे का जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फिर उसी के फैक्टर कॉस्ट काफी क्विकली हम कवर कर पाएंगे। सो अभी के लिए इस सेशन के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी का बाद में। थैंक यू।